नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा, 2 राज्यों का दौरा और दोनों ही राज्य की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में बगावत शुरू हो गई है। यह बगावत ऐसी है कि 2 बड़ी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है, जो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रही थी, दोनों ही पार्टियां खत्म होने के कगार पर है। एक पार्टी पश्चिम बंगाल की है तो दूसरी पार्टी महाराष्ट्र की है, और दोनों ही जो स्टेट हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यानी कि दोनों राज्य मिला के लोकसभा की 90 सीटें हैं, जिसके ऊपर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी है और अमित शाह अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगे हैं। पिछले दिनों अमित शाह ने 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जिसके कारण पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर बगावत शुरू हो गया। टीएमसी में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 2025 का इंतजार नहीं करना होगा, उससे पहले ही ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही लोकसभा चुनाव में 35 सीटें पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल होगा, जिसके बाद स्थिति यह होगी कि रामनवमी के जो निकलते हैं जुलूस यात्रा निकलते हैं, शोभा यात्रा निकलते हैं, उसमें जो पत्थर मारने वाले लोग हैं वो घरों में दुबके हुए निकलेंगे, सबको उल्टा लटका दिया जाएगा। ये ऐसी हुंकार थी जिसके कारण टीएमसी के अंदर यह चर्चा होने लगी कि क्या अब ममता बनर्जी की स्थिति वैसी है जैसे पहले थी, क्योंकि पिछले दिनों जो सागर दिघी में चुनाव हुआ और उस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, जहां पर 60% के करीब मुस्लिम जनसंख्या है, उस जगह पर कांग्रेस की जीत इस बात के लिए भी सवाल खड़े कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ममता बनर्जी से उनका मन ऊब रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। ममता बनर्जी ज्यादा ही तुष्टीकरण में जुट गई और रामनवमी के समय जो हिंसा हुई थी उस हिंसा में मुसलमानों की भर भर कर सराहना करने लगी। लेकिन इस बीच टीएमसी के अंदर बगावत के बू आने लगे हैं और अचानक से मुकुल राय गायब हो गए। उनके बेटे ने दर्ज किया एफआईआर कि मेरे पापा गायब हैं, लेकिन एक दिन के बाद ही मुकुल राय अपने कुछ सहयोगियों के साथ दिल्ली में प्रकट हुए और उसके कारण ममता बनर्जी की परेशानी और भी बढ़ गई। ममता बनर्जी ने दिल्ली में अपने नेताओं से फोन पर बात की कि मुकुल दा को देखो कि वो क्या खेल करने वाले हैं, क्योंकि मुकुल राय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पिछली बार भी वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन चुनाव के बाद वो फिर से टीएमसी में वापस चले गए। लेकिन ये टीएमसी में वापस जाने के साथ उन्होंने ऐसे कुछ खेल किया है जिसके बाद अमित शाह से मुलाकात और फिर टीएमसी में एक भगदड़ की स्थिति मच गई है, जिसमें 30 से 40 विधायक जो टीएमसी के हैं वो पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं और ये पार्टी छोड़कर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में न जाए। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनाई थी, उसी तरीके की बगावत की तैयारी इस बार टीएमसी के अंदर चल रही है और टीएमसी में एक बड़ा विस्फोट होगा, उसमें एक विभाजन होगा और एक अलग पार्टी बन सकती है जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी बनेगी। चुनाव में गठबंधन होगा और दूसरी तरफ टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों की तीनों पार्टियां जो विपक्ष में रहकर अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है, वो चुनौती खत्म होगी और 35 सीटों का लोकसभा में जो भाजपा का टारगेट है वो पूरा होना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। और इसी तरीके की एक बयार बहने लगी है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि 2 दिन के बंगाल दौरे के समय उन्होंने दूसरे दिन मुंबई की यात्रा की। मुंबई
मुंबई में जाकर उन्होंने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की, लेकिन इस मुलाकात के साथ एक और नेता के साथ उनकी बातचीत हुई या मुलाकात हुई, इसका क्लियरिटी के साथ बाहर में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यह तो पता है कि बातचीत जरूर हुई है, मुलाकात हो या ना हो, लेकिन बातचीत हुई है। और वो नेता हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अजीत पवार एक अलग प्लानिंग में लगे हुए हैं। 2019 के बाद ही वो इस तरीके की स्थिति की सोच रख रहे थे कि कैसे शरद पवार को एक ऐसा बड़ा झटका दें जिसके कारण ये उभर कर फिर से सामने न आ पाए, और इसलिए उनकी प्लानिंग को अंतिम रूप देने का समय भी आ गया। शरद पवार ने इस बीच जिस बौखलाहट के साथ अजीत पवार के खिलाफ बातें करी है और जो एनसीपी के अंदर बगावत चल रहा है, उसमें अब यह मानकर चलना चाहिए कि एनसीपी की स्थिति वही होने वाली है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही, क्योंकि इस बार प्लानिंग पार्टी को सिर्फ तोड़ने की नहीं है बल्कि पार्टी के ऊपर कब्जा करने की है। यह पृष्ठभूमि कैसे बनी है? यह 2019 में जब अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की थी, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि यह सरकार 80 घंटे ही चली, लेकिन शरद पवार के उन चालों के कारण अजीत पवार को वापस आना पड़ा। उसके बाद भी अजीत पवार और साथ में देवेंद्र फडणवीस के बीच संबंध कभी खराब नहीं हुए, और जब धीरे धीरे उनका फिर से संगठन पर कब्जा हो गया, वो उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम रहे, और फिर जब सरकार गिर गई तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। विधानसभा में विधायक दल का जो सारे के सारे विधायक हैं उनके आसपास रहे, तो उन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार करने शुरू कर दी कि अब पार्टी पर उनका वर्चस्व होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो कम से कम एनसीपी उन्हीं के हाथों में होनी चाहिए। शरद पवार सारे फैसले नहीं ले सकते कि वो किसके साथ गठबंधन करे और किसके खिलाफ जाए। ये चर्चाएं चल रही थी, और इस बीच अजीत पवार अपनी मुलाकातों का दौर भी शुरू कर चुके थे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात की, देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात की, और बातचीत अमित शाह के साथ हुआ। सेंट्रल लीडरशिप के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के वो नजदीकी रहते रहे और बातचीत करते रहे। और इस बीच शरद पवार को इस बात की जानकारी हुई। पिछले दिनों दो बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना थी कि शरद पवार के पास मिलने के लिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत पहुंचे। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को कहा कि आपकी पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रहा है और कौन इसका सूत्रधार है इसकी जानकारी मुझे है। ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत एक तरह से शरद पवार को आईना दिखा रहे थे, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी में बगावत हुआ था तो उस समय शरद पवार ने कूद कूद कर ये बातें कही थी कि उद्धव ठाकरे को हमसे बात करनी चाहिए थी, हमें इसकी जानकारी थी, और उद्धव ठाकरे ने हमारी बात नहीं मानी कि अपने विधायकों को पकड़ के रखो। यही आईना उद्धव ठाकरे और संजय राउत दिखाना चाह रहे थे। लेकिन इन दोनों की बातों पर किस तरीके से शरद पवार रिएक्शन करते, क्योंकि वो तो अपने आप को मराठा राजनीति के चाणक्य मानते हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों को कहा कि जो आप लोग बात कर रहे हैं उसकी जानकारी मुझे है, और एनसीपी में अगर कुछ लोग बाहर जाना ही चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये उनके सामने की बात है, और दूसरे पर्दे के पीछे की बात कुछ और है। शरद पवार परेशान रहे, उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, अपने जो वफादार नेता हैं उनके साथ भी बातचीत की, लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार भी अपने अभियान पर चलते रहे। इस बीच उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के साथ मुलाकात की, बातचीत की, उसके साथ साथ अपने पार्टी के विधायकों के साथ भी बातचीत की, और 2 दिन के अंदर इतना बड़ा विस्फोटक स्थिति हुई कि शरद पवार भी परेशान हो गए हैं। शरद पवार ने इस बीच भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जानकारी लेने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी अनिल देशमुख के साथ मिलकर वो गए मुलाकात करने के लिए नितिन गडकरी के घर। नितिन गडकरी ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के साथ नहीं हैं, वो उनके साथ
स्ट्रेटेजिकल संबंधों में नहीं रहते हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, वो सरकार में मंत्री हैं, काम करते हैं, लेकिन इस बीच नितिन गडकरी को कोई भी बड़ा संगठन में पद नहीं दिया गया, न ही उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बनाया जाता है, न ही चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर पेश किया जाता है, क्योंकि वो मोदी और शाह के गुड बुक में शामिल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके भी अपने सोर्सेस हैं, और शरद पवार के साथ या फिर वो महाराष्ट्र के सारे नेताओं के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। इसलिए पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे ने बात हुई थी और उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत 2019 में गठबंधन की चल रही थी, तो उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि नितिन गडकरी को नेगोशिएशन के लिए सामने लाना चाहिए, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि नितिन गडकरी आएंगे और वो मान लेंगे कि उद्धव ठाकरे को सीएम बना दीजिए, आप सेकंड पार्टी यानी कि छोटे भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी रहने के लिए तैयार हो जाती। यानी कि नितिन गडकरी का संबंध सबके साथ अच्छा है, और इसलिए शरद पवार अनिल देशमुख के साथ उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और यह टटोलने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनसीपी को लेकर क्या बातें चल रही है। लेकिन नितिन गडकरी को भी खुद पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एनसीपी को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि अमित शाह का अचानक मुंबई दौरा हुआ था, अमित शाह की बातचीत भी अचानक हुई थी, और यह स्ट्रेटजी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी में 2 से 3 नेताओं को ही जानकारी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और बहुत कुछ चीजें हैं जो जेपी नड्डा को होती है, लेकिन और किसी को इन स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी नहीं होती है। चाहे सरकार के बड़े फैसले भी हों, 1-2 लोग ही की ही जानकारी होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 के ऊपर जो फैसला लिया गया था, इसके बारे में भी सब लोग जानते हैं कि कितने लोगों को इसकी जानकारी थी। इसके साथ ही नोटबंदी के फैसले पर भी बार बार यह सवाल उठता है कि इसके बारे में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को भी जानकारी नहीं थी। उसी तरीके से संगठन के कामों में भी यह पता चलता है कि मोदी और शाह के अलावा किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है, और बड़े बड़े रणनीतिक परिवर्तन हो जाते हैं। वही स्थिति महाराष्ट्र में हुई। शरद पवार बौखलाए हुए हैं और इधर उधर जाकर ये बात भी कर रहे हैं कि भाजपा और एनसीपी के अजीत पवार के साथ चल क्या रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया के सामने आकर ये बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, अजीत पवार हमारे साथ हैं, हमारे सारे नेता एक साथ हैं, हम एमवीए में ही रहेंगे। लेकिन अचानक से एक और बड़ी घटना हुई। अजीत पवार ने अपने विधायकों के साथ यानी समर्थक विधायकों के साथ विधान भवन में मुलाकात की, और शाम की यह मुलाकात एक और हलचल पैदा कर दिया। अजीत पवार के लगभग जो 35 से 40 वफादार विधायक हैं एनसीपी के, वो सब एक एक करके आके मुलाकात किए। अजीत पवार ये बात नहीं कर रहे कि ये मुलाकात क्यों हुई है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो लोग आकर हमसे मुलाकात किए और पार्टी के स्ट्रेटजी के बारे में कि आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में जानकारी दी। लेकिन अजीत पवार के खेमे में भी बड़े बड़े नेता अभी शामिल हैं। अजीत पवार के साथ अभी प्रफुल्ल पटेल भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों प्रफुल्ल पटेल भी विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात कर चुके थे, और उन दोनों की मुलाकातों के भी एक बड़े मायने थे। उनके साथ धनंजय मुंडे भी हैं और साथ में तटकरे भी हैं, छगन भुजबल भी हैं, यानी कि एनसीपी के बड़े बड़े नेता अभी अजीत पवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। शरद पवार के साथ केवल अभी जयंत पाटिल हैं जो प्रदेश एनसीपी के अध्यक्ष हैं। अब ये इतनी बड़ी बात हो गई, रातों रात जो मुलाकात अजीत पवार की हुई, तो सुबह में एक दूसरी बैठक होनी ही थी, और इसलिए आज सवेरे सवेरे एक और बैठक हुई, और वो बैठक थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। इन बैठक में भाग लेने वाले थे शरद पवार ने, और दूसरी तरफ सुप्रिया सुले भी उनके साथ बैठी हुई थी। तीसरे नेता जो इस बैठक में शामिल हुए वो थे उद्धव ठाकरे, और चौथे नेता थे संजय राउत। कुछ और एनसीपी के इक्के दुक्के नेताओं को जोड़ा गया, जिसमें जयंत पाटिल भी थे। लेकिन इस बैठक में अजीत पवार शामिल नहीं हुए। अजीत पवार से बातचीत नहीं की गई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उद्धव ठाकरे के साथ या कांग्रेस के नेता के साथ और शरद पवार ये अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ बैठकर इन लोगों से बात कर रहे हैं। भतीजे अजीत पवार के साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि स्थितियां अब गड़बड़ हो गई है। और दूसरी तरफ अजीत पवार भी
पहले वाली रणनीति पर नहीं है। मीडिया में जो चर्चा है उस रणनीति पर भी नहीं है कि अजीत पवार इस बार अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। इस बार ना वो पार्टी तोड़ेंगे, बल्कि उनकी स्ट्रेटजी उसी तरीके से है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी पार्टी पर कब्जा किया, उद्धव ठाकरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनसे पार्टी भी छीन ली, चिन्ह भी छीन लिया, फंड भी छीन लिया और सारे के सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर अपनी शिवसेना खड़ी कर ली। या इसी स्थिति पर, इसी स्ट्रेटजी पर अभी अजीत पवार चल रहे हैं। अजीत पवार ने जो 40 विधायकों, जो 35 से 40 की संख्या बताई जाती है, इन 40 विधायकों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाई है। साथ ही एनसीपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, एनसीपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिसकी बात अभी कर रहे थे, छगन भुजबल भी हैं, तटकरे भी हैं, साथ में उनके जो करीबी रहते थे कभी शरद पवार के प्रफुल्ल पटेल, वो भी हैं। ये बड़े बड़े कद्दावर नेता एनसीपी के हैं जो सब अजीत पवार के साथ खड़े हैं। और इनका इस बार जो स्ट्रेटजी है कि वो स्ट्रेटजी इस स्तर से चलेगी कि हम कोएलिशन के मुद्दे पर, यानी गठबंधन के मुद्दे पर शरद पवार की बात नहीं मानेंगे। अगर शरद पवार बात नहीं मानते हैं हमारी, तो शरद पवार अपने रास्ते पर जाएं, सुप्रिया सुले अपने रास्ते पर जाए, लेकिन एनसीपी चूंकि वो विधायक दल के नेता हैं, उनके साथ विधायक है, और इस तरह से अगर वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन देना चाहते हैं तो देंगे। ये उसी तरह की स्ट्रेटजी है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने बनाई थी, और अब जो स्थितियां हैं वो अजीत पवार भी ऐसे ही करने वाले हैं। इसलिए अब अजीत पवार का एनसीपी पे कब्जा होगा, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की सरकार को वो समर्थन देंगे, और साथ ही लोकसभा के चुनाव में एक गठबंधन होगा जिसमें शरद पवार को अब दरकिनार करने की तैयारी चल रही है। एनसीपी पर अजीत पवार का कब्जा होगा और वो एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, यानी 48 लोकसभा सीटों के लिए समीकरण बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ तो पहले ही गठबंधन है, अजीत पवार के साथ आने के बाद 48 में से 40 प्लस सीटों पर इनका कब्जा होगा, और इस तरीके से कांग्रेस वहां 1-2 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। इसलिए ये पूरी की पूरी रणनीति 2 राज्यों की जो है वो 90 लोकसभा सीटों में से कम 75 प्लस लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, और इस अभियान में अमित शाह निकल चुके हैं, जिसका परिणाम 2 दिन के अंदर दिखाई पड़ने लगा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।